दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा आज ही सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बाबा मुकद्दम की कहानी बारिश और आंसू। तर्जुमा नैयर मसूद। सरमा की शाम थी। बंदरगाह पहलवी के कोहर आलूद और उदास साहिल पर मैं और महमूद चहलकदमी कर रहे थे। साहिल पर मैं था और वो, और मौजों का शोर और परिंदों की आवाजें जो दूर समुंदर की सतह से मिले मिले पर मारते चले जा रहे थे। आगे बढ़कर समुंदर तारीक हो गया था और काले बादल उस पर इस तरह झुक आए थे कि ख्याल होता था वहां आसमान और समुंदर मिलकर एक हो गए हैं। इस नवाह की सर्दियों में साहिल की फिजा रूंधी और गम आलूद सी हो जाती है। दूर दूर तक फैले हुए बांस के बंगले और लकड़ी के रंग बिरंगे कैबिन मकीनों से खाली होकर खाबीदा हियोलों की तरह पड़े नजर आते हैं, और गले हुए लट्ठे, खाली डब्बे गुज़िश्ता गर्मियों में समुंदर पर आने वालों के आर्जी क़याम की बेरंग निशानियां और बोतलें जिन्हें मौजें साहिल पर फेंक देती हैं, और घोंघे और सीपियां रेत पर बिखरी होती हैं। वहां पर आदमी को महसूस होता है कि फरामोशी और खामोशी की इन घड़ियों में वो खुद भी हल हुआ जा रहा है। एक अंदोहनाक सुकून उसके वजूद में सरायत करने लगता है और मायूसी और रायगानी की कैफियत नीम गर्म भपारे की तरह उसको अपनी लपेट में ले लेती है। एक बहुत बड़ी मौज सफेद चादर की तरह हमारे पैरों के आगे बिछ गई। कुछ देर तक जमीन पर सफेद सफेद झाग टिका रहा, फिर वहीं का वहीं जज्ब हो गया। हमारे पैरों तले बालू दबकर सख्त होती गई और उसमें समुंदर का पानी इकट्ठा होने लगा। हमारे पैर उसे धंसाकर उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर खींच लेते थे। हम पलटे, मुड़कर देखा तो मौजों ने हमारे कदमों से पड़ने वाले निशानों को भर दिया था। गोया हम वहां थे ही नहीं, गोया कभी किसी ने वहां कदम ही नहीं रखा था। महमूद ने यह देखा तो कहने लगा, अजीब दुनिया है। चंद साल पहले तक मैं इसी शहर में तोप खाने का अफसर था। जंग छिड़ी तो सब कुछ उलट पलट हो गया। मैं रूसी फौज के हाथों गिरफ्तार होकर इसी शहर में सलाखों के पीछे पहुंच गया। रूसियों ने तोपों पर कब्जा कर लिया और अफसरों को जेल में डाल दिया। सिपाही भी इधर उधर हो गए, बस घोड़े बाकी रह गए। मेरा घोड़ा अबलख था, बड़ा खुशरंग, जवान और चुलबुला, खूब गर्दन बांध कर चलता था। उसकी आंखों की रंगत भी अनोखी थी, नीली नीली सी मालूम होती थी। बैरकों में उसका नाम कासी पड़ गया था। कासी मेरी सवारी का घोड़ा था। जवानी और मस्ती के दिन थे। कासी पर सवार होता तो मजा आ जाता। अफसर का घोड़ा था, इसलिए उसकी ख्यालदारी और मान गौन भी दूसरे घोड़ों से ज्यादा होती थी, और वो हमेशा चाक रहता था। मैं जैसे ही उस पर सवार होता, वो टांगे खोल कर चमकता और गर्दन उठाकर अगली टापों पर दुलकी चलने लगता था। रास्ते की पथरीली जमीन पर उसके नाल पड़ने की आवाज से फिजा गूंजने लगती, और दाहिने बाएं लोग कासी की मस्ताना चाल देखने के लिए चलते चलते रुक जाते थे। मैं उस पर सीना ताने बैठा होता और खुद भी गर्दन अकड़ा लेता और तरंग में आकर झूमने लगता। मैं और कासी शहर भर में मशहूर थे। कासी मुझसे इतना हिला हुआ था कि अगर मैं दूर से उसको पुकारता तो वो फौरन गर्दन घुमाता और जवाब में हिनहिना कर मुझे देखने लगता। जब मैं जेल में बंद हुआ तो सबसे ज्यादा फिक्र मुझे कासी ही की थी कि मालूम नहीं उसके दाने घास की खबरगिरी और मलाई दलाई हो रही है या नहीं, और ये कि उसका क्या हश्र किया जाएगा। और भी हजार फिक्रें थीं। खुद मेरा क्या होगा, हमें यहीं कैद रखा जाएगा या साइबेरिया या किसी और इलाके में फेंका जाएगा। जंगी कैदियों के बारे में तरह तरह की अफवाहें सुनने में आ रही थीं। जितने मुंह उतनी बातें थीं। मुझको कहा गया कि मैंने तो लड़ाई में तोपें इस्तेमाल की थी और अपना सारा गोला बारूद दुश्मनों पर झोंक दिया था, इसलिए मेरा अंजाम बहुत बुरा होना है। लेकिन किसी को ठीक ठीक कुछ भी पता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि हमारा मामला किस करवट बैठेगा। जेल में हमारे पास करने को कुछ न था। मैं एक कोने में जा बैठता और सोचा करता। दिल चाहता था आजाद हो जाऊं और जाकर कासी को देखूं, उसकी गर्दन थपथपाऊं, उसकी थूथनी पर हथेली रखकर उसकी सांस की गर्मी महसूस करूं।
ये सारे ख्यालात दिन ही दिन रहते, मगर रातें वहशतनाक होती थीं। कैदियों के सोने की अपनी अपनी अदाएं थीं। कुछ थे जो जोर जोर से खर्राटे लेते थे, बाज पूरी आवाज से बोले जाते, हुक्म अहकाम देते और कभी रोना शुरू कर देते। उनकी फरियादें और बोलियां सुनकर तबीयत में अजीब मायूसी और अफसुर्दगी पैदा हो जाती। वहां आदमी देखता कि लोग क्या क्या अरमान लेकर सोने लेटते हैं और ख्वाबों की दुनिया में पहुंचकर काबूसों से दो चार हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, गालियां बकते हैं, गिगियाते हैं, कभी किसी बात का एतराफ कर जाते हैं, कभी किसी तमन्ना का इजहार और कभी बहकने लगते हैं। मेरे ख्वाबों की दुनिया के ज्यादा हिस्से पर काशी का अमल था। मुझे उसकी नीलगू आंखें नजर आती कि अंधेरे में चमकती हुई मेरी तरफ टकटकी बांधे हैं। उन निगाहों में इल्तिजा होती और मलामत भी होती। एक दिन जेल में खबर फैल गई कि कल रूस वाले तोपें और घोड़े जहाजों में भर कर लिए जा रहे हैं। मेरा दिल डूबने लगा। काशी का क्या हुआ? उसे भी लिए जा रहे हैं। अगर यही हुआ, मैं अकेला रह जाऊंगा। ये आस भी टूट जाएगी कि कभी काशी को फिर देख सकूंगा। वो मेरा दोस्त था। हम दोनों ही जंग की लपेट में आ गए थे और अब उसको लिए जा रहे थे। अगर ये खबर सही है तो काश मैं भी उसके साथ चला जाता। मैंने अपने साथी कैदियों के सामने तोपों और घोड़ों का जिक्र छेड़ा और काशी के बारे में उनका ख्याल दरियाफ्त किया। सब कयास आराइयां करने लगे। आखिर एक कैदी ने कहा कि काशी सवारी का घोड़ा है, तोप गाड़ी खींचने के काम का नहीं। फिर लड़ाई का जमाना है, रसद की यूं ही कमी है, इसलिए यकीनी बात है कि काशी को काट कर उसका गोश्त खा लिया जाएगा। तो काशी को जिबाह कर डाला जाएगा और उसका गोश्त फौजियों को खिला दिया जाएगा। फिर वो फौजी भी महाजों पर मारे जाएंगे। बेचारे। असीर होना और जेल में पड़ना बुरी चीज है। कैद में आदमी का मिजाज अजीब सा हो जाता है, खुद पर उसका बस नहीं होता और वो एक फाजिल शय बन कर रह जाता है। हर दिन हर साथ उसके दिमाग में हजार ख्यालों के बुलबुले उभरते हैं और एक एक करके फूट जाते हैं। रात आती है तो ख्वाबों की कोहरीली दुनिया के आसेब उस पर यलगार करते हैं। दूसरे दिन फिर वही फिक्रें, वही ख्याल, वही हिरास, वही नाउमीदी, वही जेल के बस जायका पतले शोरबे के साथ सख्त पत्थर रोटियां निगलना और सोचते रहना। जब ये खबर उड़ी कि कल घोड़ों को ले जाएंगे, मुझे सारे दिन काशी ही का ख्याल आता रहा। रात को भी बड़ी बेचैन नींद सोया। दूसरी सुबह हम सब कैदी वक्त से पहले जाग उठे ताकि जेल की खिड़कियों से तोपों और घोड़ों के ले जाने का तमाशा देखें। ये तमाशा देखना भी एक तमाशा ही था। आदमी सलाखों के पीछे खड़ा है और देखता है कि उसका माल लूटे लिए जाते हैं और कुछ कर नहीं सकता। हम खिड़कियों के पास जा खड़े हुए। वहां से बैरकों का अहाता और अस्तबल दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि बारिश की हल्की धुंध में दूर से घोड़ों के सर नजर आए। एक एक रूसी सिपाही दो दो कोतल घोड़ों को दहानों से पकड़े खींचता ला रहा था। घोड़ों को देखकर मुझ पर अजीब नाउमीदी सी छा गई। दिल धड़ धड़ करने लगा, टांगों में दम न रहा और मुंह खुश्क हो गया। फिर भी मैंने गर्दन आगे बढ़ा दी कि उन घोड़ों में काशी को तलाश करूं। हमारी फौज के सब घोड़े गहरे रंग के सुरंग और कुमैत थे। सिर्फ काशी के रंग में सफेदी और उजलापन था। वो अबलग घोड़ा था। उसके बदन भर पर छोटी छोटी भूरी और कत्थई चित्तियां थीं। ऐसा मालूम होता था कि सफेद रंग पर उन दो रंगों का छींटा दे दिया गया है। दूर पर मैंने उसका चितकबरा रंग देखा। मेरी सांस घुटने लगी। वही था। उसके तेवरों का तीखापन और गर्दन का खिंचाव रुखसत हो चुका था। सर लटका हुआ और कनोतियां गिरी हुई थीं। अगली छल बल और तर्रारों का कहीं पता न था। मैला चिकट हो रहा था। टांगों पर कीचड़ और लीद के थक्के जम गए थे। हफ्तों से न मलाई दलाई हुई थी, न खरैरा फेरा गया था। वो जेल के सामने पहुंचा तो मेरी जबान को कुफ्ल लग गया। चाहता था पुकारूं, काशी को बुलाऊं, चौकीदारों से कहूं कि उसे जरा मेरी तरफ घुमा दें। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और सूखे गले से 2-3 बार सिर्फ एक लफ्ज निकाल पाया, काशी, काशी, काशी। अबलग घोड़े में जान सी पड़ गई। यकीन करो, उसकी गर्दन तन गई। उसने सर घुमाया और जहां से मैंने उसे पुकारा था उस तरफ देखने लगा और जोर से हिनहिनाया।
नहीं मालूम कैदियों के झुरमट में खिड़की के पीछे मैं उसको दिखाई दिया कि नहीं, मगर चंद लम्हों के लिए उसके पैरों में वही रक्स की सी चलत फिरत नजर आई। फिर सिपाही ने उसके दहाने की आहनी डंडी को उसके मुंह के अंदर जोर से खटखटाया और तकलीफ की शिद्दत से उसकी हालत फिर उसी तरह रद्दी हो गई। काशी को ले गए। दूसरे घोड़ों के साथ उसे भी जहाज पर चढ़ा दिया गया और हम दूर से देखते रहे कि वो दूर होते जा रहे हैं। हम दोनों सुनसान पुश्ते पर चल रहे थे। समुंदर की जानिब से तेज हवा के झोंके आ रहे थे और मौजें पुश्ते से टकरा टकरा कर पानी उड़ा रही थी। हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही थी। मैंने महमूद की तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे और रुखसारों पर तरी थी। मैंने पूछा, क्या रोए हो? वो बोला, नहीं, हमारी उम्रों के आदमी रोते नहीं, आंसू ही नहीं निकलते। बारिश हुई है। अंधेरा फैल रहा था। समुंदर काला होता जा रहा था। हम वापस आने लगे और रास्ते में महमूद को मैंने ये किस्सा सुनाया। मैं फौज में नया नया अफसर हुआ था। रोज सुबह सुबह मैं अपने घर की गली के आगे सड़क पर जा खड़ा होता। मेरी रेजिमेंट की बस आती और मैं उस पर सवार होकर कैंप चला जाता था। एक दिन मैं जरा जल्दी सड़क पर आ गया था। कुछ बस ने भी देर लगाई। मेरा एक दोस्त उधर आ निकला और हम वहीं खड़े खड़े बातें करने लगे। वो भी फौज में अफसर था। बातों बातों में उसने बताया कि उसके पास एक खूबसूरत बादामी समंद घोड़ा है जिसे वो बेचना चाहता है। मैं उस दोस्त से बखूबी वाकिफ था और जानता था कि वो मामलत का खरा आदमी है और समंद घोड़े मुझको पसंद भी थे। लिहाजा मैंने जानवर को देखे बगैर खरीद लिया और सौदा वहीं का वहीं पक्का हो गया। दोस्त ये कहकर रुखसत हो गया कि उसी दिन घोड़े को मेरी रेजिमेंट में भिजवा देगा। हमारी रेजिमेंट का पड़ाव शहर से फासले पर था और दोपहर को हम वहीं रह जाते थे। उस दिन मैं खाना खाकर उठा ही था कि एक सिपाही खबर लाया कि घोड़ा आ गया है। हमारे कैंप के बीच में एक लंबी सड़क थी जिसके दोनों तरफ चिनार और सफेदार के दरख्तों की कतारें थीं। उनमें सफेदार चिनारों से ऊंचे निकल गए थे। मैं दफ्तर से बाहर आकर सड़क पर खड़ा हो गया। देखा, एक सिपाही शोख रंग के एक घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है। बड़े कद काठ और बुलंद गर्दन का घोड़ा था। जसामत ऐसी कि उसके जीन पर बैठा हुआ सिपाही छोटा सा मालूम हो रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि अजब खुश अंदाजो खुश रंग घोड़ा है। उसके रोंगटे सुनहरी माइल थे और झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। छोटा सर, नर्म चमकीली आंख, मजबूत जोड़बंद और भारी सुम, ऊंची गर्दन, तना हुआ सीना, चलने रुकने में सर को बांधे हुए। इस छप का घोड़ा आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा था। समंद घोड़ा कम होता है, खुसूसन यकसा और शोख बादामी रंग का समंद। मैं बेख्तियार होकर उसकी सिरी और कनोतियां सहलाने लगा। वो मजे में खड़ा रहा, जैसे बरसों का मुझसे हिला हुआ हो। सिपाही उस पर से उतर पड़ा और मैं वहीं आजमाइश के लिए उसकी रकाब में पैर डालकर जीन पर बैठ गया। घोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने उसे पोया चलाया, फिर दुल्की। उसके बाद कैंप की सड़क पर दूर तक बड़े इत्मीनान के साथ सरपट दौड़ाया। उसकी सवारी ऐसी हमवार और उम्दा थी कि मालूम होता था नर्म गद्दे पर बैठा हूं और फिजा में तैर रहा हूं। हमने उसको अस्तबल में पहुंचा दिया और वहां सिपाही को लौटाने के लिए उसका जीन उतारा गया तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि ये खूबसूरत घोड़ा जी पुश्त है। जी पुश्त उस घोड़े को कहते हैं जिसकी कमर में नीचे की तरफ खम होता है। ये घोड़े का ऐब समझा जाता है। कहते हैं इस खम के ज्यादा होने से घोड़े का दम कम हो जाता है। उस घोड़े की कमर में ज्यादा खम था। उसकी पीठ का वो हिस्सा जहां जीन रखते हैं कमान की तरह झुका हुआ था। लम्हा भर को मुझे ख्याल आया कि उसे वापस फेर दूं, लेकिन मेरा जी न माना। बहुत खूबसूरत घोड़ा था। उसकी असालत, उसके तेवर और उसके जमाल से क्यों कर आंखें फेर लेता। घोड़े को अस्तबल में बांध दिया गया और दूसरे दिन से वो मेरी सवारी में रहने लगा। तुम्हारे और उस अबलग घोड़े की तरह मुझ में और उस समंद में भी अजब चाहत और लगाव पैदा हो गया था। मेरा बुलंद कामत जी पुश्त समंद, जो गर्दन उठाकर चलता और बन बनकर जमीन पर पांव रखता, बहुत जल्दी मशहूर हो गया। सरपट चाल में वो सरसर की तरह फिजा को चीरता निकल जाता और चूंकि उसकी कमर में खम था इसलिए उस पर बैठने में बड़ी राहत मिलती थी।
1 ही 2 साल गुजरे थे कि तोप गाड़ियां पेट्रोल से चलने लगी। पुरानी चाल की गाड़ियां कबाड़ खानों में ढेर होती गईं और उन्हें खींचने वाले घोड़े गल्लों में भेजे जाने लगे। फौज से अस्तबल और घोड़ों का सीगा ही खत्म हो गया, तो मैं भी मजबूर हुआ कि अपने संबंध को वहां से हटा ले जाऊं, और चूंकि मेरे पास उसे रखने का ठिकाना नहीं था, इसलिए उसको बेचने के सिवा चारा ना था। 2-3 हफ्ते इसी उधेड़ बुन में गुजर गए। मेरा दिल उसको अलग करने पर किसी तरह नहीं उठता था, मगर बिल आखिर जब सारे अस्तबल घोड़ों से खाली हो गए और तोप गाड़ियां हटा दी गईं और खुद मेरा तबादला भी स्टाफ में हो गया, तब मुझे अपने घोड़े को सब्र करना ही पड़ा। मेरी रेजिमेंट का एक साइस जो छटनी में आ गया था, एक खरीदार को ले आया। उसने घोड़े को देखा, भाला, पसंद कर लिया और पैसे भी अच्छे दिए। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि इस लाडले घोड़े को तकलीफ ना दे, और अगर उसे बेचे तो किसी ऐसे आदमी के हाथ बेचे जो उसको फिटन या छकड़े में न जोते। कई महीने गुजर गए। मुझे अपने जी पुरुष संबंध की याद आती रहती थी, और जैसा कि तुमने बताया, मेरा भी दिल चाहता था कि किसी सूरत उसे देखूं, थपथपाऊं और उस बेजबान के मुंह के आगे हाथ करूं और उसकी गर्म और नर्म सांसों को महसूस करूं। एक दिन खयाबान शमीरान की चढ़ाई पर मुझको एक ऊंचा, लागर, जीपुष्ट घोड़ा दिखाई दिया। आंखें बुझी बुझी, निढाल बदन पसीने में तरबतर, मगर उसी आन के साथ जो मुझे अपने संबंध में नजर आती थी। बोझ से लदे हुए एक खड़खड़े में जुता उसे खींच रहा था। कोचवान नीचे उतरकर उस पर चाबुकें बरसा रहा था और खड़खड़े को धक्का लगाकर तेजी से चढ़ाई चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वही था। उसका सुनहरा बदन मैल कुचैल और पसीने के लेप से चिकट कर काला हो रहा था। मेरा बहुत जी चाहा कि उसको करीब से जाकर देखूं, उसे पुकारूं और उसका बदन सहलाऊं, लेकिन मुझे उससे शर्म सी आ रही थी। वो ऐसे हाल में न था कि मैं उसके सामने जा सकता। उसकी रगें उभर आई थी और दाहिने बाएं पट्ठों पर और पीठ पर चाबुक की मार से नालियां सी बन गई थीं। मैंने सोचा कोचवान से बात करके घोड़े की कुछ सिफारिश करूं, लेकिन इससे होना क्या था। वो शिकस्ता हाल कैदी, वो थका हारा जी पुरुष संबंध जो अब मेरा नहीं था, अपने मुकद्दर का लिखा पूरा कर रहा था। मैं खुद समझ सकता था कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। पानी तेज बरसने लगा था और तारीकी फैल गई थी। मैं और महमूद अपने कमरे पर पहुंच गए थे। बल्ब की रोशनी में महमूद ने मुझे देखा और बोला, तुम्हारा चेहरा भीगा हुआ है, रोए हो? इस उम्र को पहुंचकर आदमी रोता नहीं। मैंने कहा, पानी बरस रहा है। फारसी कहानी का नाम बारानो अश्क।